इस टाइम पे जो कोरोना वायरस की जो महामारी है उस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में सब लोग। तो आई होप सारे के सारे अच्छे हैं। तो बेटा जी अपन आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना 12th क्लास का जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और हाँ, कई बच्चों के डाउट है कि सर हमारे जो सिलेबस है वो चेंज हो रहा है, सर पहले हमारे आरबीएससी था अब हमारे एनसीईआरटी लागू हो गया। तो इस कंफ्यूजन में ना रहे कि सर सिलेबस चेंज हो गया तो कैसे बदलेगा। सिलेबस सेम है बेटा, कुछ भी नहीं। 99% जो पहले वाला सिलेबस है सेम अभी का भी, बस पहले चैप्टर के हमारे 17 है बेटा। अब एनसीईआरटी ने उन चैप्टर को घटा कर दिया 16। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और आपके अपने जो YouTube है उसके ऊपर 4 चैप्टर हैं, उसके वीडियो पहले से अपलोड है, तो उनको पढ़ो, सेम है। अगर मान लो कुछ डिफरेंस रहा तो उनके अपन वीडियो बना देंगे, आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप इस टेंशन में बताओगे सर सिलेबस चेंज हुआ तो क्या करें। दूसरी बात ये कि सर नोट्स का क्या करें, ये भी तो डाउट आता है कि सर नोट्स का क्या करें। तो नोट्स के लिए आप सिंपल सा है कि आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, साथ में आप समझो इस चैप्टर को, साथ में लिखने की कोशिश करो, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछो। तो अब अपन अपना जो 12th क्लास का जो चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर। और हाँ, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आपकी ये जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें से तो यहाँ इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर पुटअप होता है। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सभी इस चैप्टर में, तभी जाके ये चैप्टर आगे समझ में आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो इसका बेसिक नॉलेज होगा, वो अगर आपको आता है तो आगे वाला टॉपिक पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बल। तो सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि रासायनिक बल गतिकी होती क्या है। अगर हमें ये पता होगा कि सर रासायनिक बल गतिकी वर्ड है ये किससे मिलकर बना होता है, तो देखो अपन एक सिंपल सी बात बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। और हाँ, केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर का नाम है तो 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। किन किन से? हाँ, एक वर्ड हमारे सामने आ रहा है केमिकल और सेकंड आ रहा है हमारे पास काइनेटिक। ठीक, अब सर केमिकल का अर्थ क्या होता है, काइनेटिक्स का अर्थ क्या होता है वो जानो। केमिकल का अर्थ होता है कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन, क्या कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स का अर्थ क्या होता है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है वो बताता हमारे समझो। केमिकल रिएक्शन मतलब बेटा जी यहाँ पे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। डायनेमिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोशन, गति। तो अब समझो इस चैप्टर का रासायनिक बल गतिकी मतलब केमिकल रिएक्शन की गति। अपन अपने वर्ड सिंपल सा यूज में ले सकते हैं कि रासायनिक बल गतिकी का एक सिंपल सा अर्थ निकाले तो वो गति से निकाल सकते हैं। अब सर हम इस चैप्टर से क्या रिलेटेड करने वाले हैं, कैसे कैसे इस चीज को समझने वाले हैं वो कि सर हमें ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं कि सर इस फिजिकल केमिस्ट्री की या अपन बोल सकते हैं भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या बोल रहा हूं बेटा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा। अब समझना इस चीज को कि इसके अंदर क्या क्या होता है कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हमें कोई एक अभिक्रिया दे देता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूं कि सर ये एक हमारे पास अभिक्रिया आर रिएक्टेंट है, वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। क्या हो रहा है, हमारे पास एक रिएक्टेंट था वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इसके अंतर्गत हम क्या सीखने वाले हैं कि सर भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा
जिसमें किसी भी अभिक्रिया के वेग, किसकी बात कर रहा हूं, वेग की, कि वो अभिक्रिया किस वेग से संपन्न हो रही है। दूसरी बात, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, क्या बोलूं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि इस वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, जो भी इफेक्ट इस पर लागू होता है वो। तीसरी बात करते हैं कि उस अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन, किसका, अभिक्रियाओं या जो भी अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि के बारे में, कि उसकी क्या मैकेनिज्म होगी, क्या क्रियाविधि होगी, किस वे से वो संपन्न होगी। जब उसका अध्ययन किया जाता है उस शाखा को हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो आप क्या बोलोगे कि सर भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा उस अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। अब सर हमारे पास आगे के पॉइंट पे जाएं तो हम एक बात बोलते हैं यहाँ पे कि सर ये जो वेग की बात करते हैं, इस वेग के आधार पे अपन 3 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। अब वो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन सी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सर केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रियाओं के वेग की बात करें और उस वेग के आधार पर हम 3 प्रकार की अभिक्रियाएं देखते हैं। तो देखो कौन कौन सी अभिक्रियाएं। सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन बोलते हैं तात्क्षणिक अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रिया, तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें तो बोलते हैं सर अति मंद अभिक्रिया। नाम से आपको पता चल जाएगा अति मंद अभिक्रिया। थर्ड अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि सर मध्यम या मंद अभिक्रिया। अब अपन बोल रहे हैं कि सर किसी भी अभिक्रिया के वेग के आधार पर अपन अभिक्रियाओं को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया, दूसरी मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, तीसरी है मध्यम या मंद अभिक्रिया। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया। देखो अपने पास जो पॉइंट आता है वो आ रहा है कि सर तात्क्षणिक अभिक्रिया कौन सी। तो आपको एक तीव्र नाम से पता चलता है कि सर वे अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से, बहुत फास्ट संपन्न होती है, यानी आपने रिएक्टेंट डाला और वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया बहुत तेजी से। उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रियाएं। और इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड का। मैंने क्या बोला, आपको पूछा जाए कि तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रियाएं क्या होती है, तुम बोलोगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से, या आप बोल सकते हो कि सर उनको कंप्लीट होने में 10⁻12 से 10⁻16 सेकंड का समय लगता है, मतलब बहुत ही कम समय लगता है। तो आप मुझे एक चीज समझो, इस चीज कि क्या आप इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सर नहीं कर सकते। क्यों? उसका रीजन सुनना कि सर ये अभिक्रिया है कौन सी, तीव्र अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया, ये बहुत तेजी से संपन्न हो रही है, तो अपन इसके वेग को डिफाइन ही नहीं कर सकते। मतलब अपन इसके वेग का निर्धारण नहीं कर सकते कि सर इतना जो परिवर्तन का समय है ये इतना हो रहा है, अपन बता ही नहीं सकते बेटा। तो आप क्या बोलोगे कि सर इन अभिक्रियाओं का हम उपयोग केमिकल काइनेटिक्स के अध्ययन में नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर ये अभिक्रिया बहुत तेज गति से संपन्न होती है, इस कारण से अपन इन अभिक्रियाओं का उपयोग केमिकल काइनेटिक्स या वेग निर्धारण में नहीं किया जाता, या अभिक्रिया के वेग ज्ञात करने में नहीं किया जाता। सेकंड, अपन इसके बात करें तो मेन चीज आती है इनके उदाहरण। उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने निकल के आता है कि सर किसी भी विस्फोटक का विस्फोटित होना, क्या बोल रहा हूं, किसी भी विस्फोटक का विस्फोटित
इस चीज से कैसे समझे? आप बोलोगे सर विस्फोटक का विस्फोटित होना क्या मतलब है? आपके पास क्या हुआ, बम था, समझते इस चीज को? आपको कई बार मैं क्लास में भी एग्जांपल देता हूँ कि एक बम है, आपको गिराया गया आपके पास, वो आपके पास आके पड़ा, आपको बोला थोड़ा तो आज फट लूं, थोड़ी देर बाद में फट लूंगा। ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है कि भाई बम आया मेरे पास, आके बोला फट लूं क्या? ऐसा नहीं होता। वो जब उसका टाइमर या जितना उसका टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग वो एक साथ पूरा विस्फोटित होता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर पहला इस अभिक्रिया के अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो होता है कि किसी भी विस्फोटक का विस्फोटित होना। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा अपन बोल सकते हैं कि सर हमारे पास अगर कोई भी आयनिक अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं बेटा, आयनिक अभिक्रिया भी क्या होती है इसका एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस आयनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं आपको ये बोलूं सर हमारे पास है AgNO3 और साथ में है NaC आयन। सर तो AgNO3 NaCl आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? तो सिंपल सा वे बताता हूँ, ऐसा आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, समझना इस चीज को। प्लस माइनस तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3। तो ये चीज आपको सिंपल से याद रखनी है। और यहाँ पे इस AgCl की व्हाइट प्रिसिपिटेट या आप बोल सकते हो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। व्हाइट प्रिसिपिटेट या PPT बोलते हैं जिसको अपन, वो हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। तीसरा जो एग्जाम्पल आता है वो क्या आता है अपने पास कि सर हमारे पास कोई भी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये तो नालायकों बहुत अच्छे से जानते हो, कैसे जानते हो? देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? मतलब जब आप किसी अम्ल की अभिक्रिया, जैसे मैं आपको बोल दूं HCl है और अगर इसकी अभिक्रिया आपने क्षार के साथ करवा दी, ये क्या था? अम्ल। किसके साथ करवा दी? क्षार। तो आपको पता है क्या कि सर अम्ल और क्षार दोनों कौन सी अभिक्रिया देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। और क्या बनाते हैं? सर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये हमने पढ़ी थी आयनिक सामयिक वाले चैप्टर में। ये आप तो बेसिक नॉलेज आप 10th क्लास में भी पढ़ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा? यहाँ पे बन जाता है हमारे पास लवण NaCl, साथ में बन जाता है लवण प्लस। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं कि सर तात्क्षणिक अभिक्रिया क्या होती है कि सर वे अभिक्रिया जो बहुत तेज गति से संपन्न होती है और इनको संपन्न होने में कितना टाइम लगता है? 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड का टाइम लगता है। उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें होते हैं विस्फोटक का विस्फोटित होना, आयनिक अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर अपन बोले कि सर इसमें हमने एक बात और पढ़ी, क्या पढ़ी कि सर इस अभिक्रिया के अंदर हम जो ये अभिक्रियाएं होती है फास्ट गति से होती है एकदम से, उनको हम अभिक्रिया या केमिकल काइनेटिक्स की दृष्टि से ये उपयोगी नहीं होती है। इनका उपयोग हम अभिक्रिया वेग निर्धारक में नहीं लेते हैं। तो सेकंड बात आती है अपनी यहाँ पे, अपन ने पहली अभिक्रिया पढ़ी है कौन सी? तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया। सेकंड जो अपना वेग के आधार पर अपन जो सेकंड अभिक्रिया पढ़ते हैं वो आती है हमारी कौन सी? अति मंद अभिक्रिया। सेकंड कौन सी आती है? अति अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया क्या होती है? कईयों के दिमाग में आ गई होगी इसकी परिभाषा, बहुत से बच्चों के आ गई होगी। क्या कि सर वे अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से संपन्न होती है। धीमी गति से संपन्न होने का मतलब क्या है? समझ कि सर ऐसी अभिक्रियाएं जिनको अपन बोलते हैं कि जो कमरे के ताप पर मापन योग्य जो परिवर्तन होता है उनको संपन्न होने में या मापन योग्य परिवर्तन मिलने में हमें कई दिन लग सकते हैं, कई महीने लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं। तो अपन बोलते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कई दिन, कई महीने या कई वर्ष लगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अति मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। या अपन ये बोल सकते हैं कि सर इनके मापन योग्य परिवर्तन होता है, उसके लिए हमें कितना होता है कि सर इसके लिए हमें कई दिन, कई वर्ष, कई महीने लग सकते हैं। तो
किसकी बात करें? उदाहरण। तो उदाहरण में अपन सबसे पहले जो बात करते हैं वो बोलते हैं कि सर हमारे पास कोई भी, जैसे अपन बोले कि सर बहुत धीमी गति से हो रही है, तो अपने जो सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो आता है लोहे पर जंग लगना। अब देखो समझो, क्या लोहे पे जंग, आपने लोहा बाहर रखा, सिंपल सी बात है, रस्टिंग की प्रोसेस, तो क्या लोहा बाहर रखते ही अगले दिन लेके आ गए? जंग तो लगा नहीं, ऐसे तो है नहीं सर 5 मिनट बाहर रखा लेके आ गए, उसके लिए टाइम लगता है, रस्टिंग की प्रोसेस में टाइम लगता है, जंग लगने की प्रक्रिया होती है उसमें टाइम लगता है, वो वायुमंडलीय नमी तथा उसके साथ क्रिया करके जल क्रिया उसके साथ क्रिया करता है, उसमें जो अपनी मिट्टी होती है तो उनके साथ वो उनमें क्रिया करता है, उसके बाद में रस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ऐसे नहीं है कि आपने बाहर रखा फटाफट लग गया जंग और लेके आ गए और सर जंग लग गया, इसके ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात तो बोलते हैं कि सर लोहे पर जंग लगता। सेकंड जो अगर अपन एग्जांपल की बात करते हैं वो अपन बोलते हैं इसमें कि सर हीरे का ग्रेफाइट में रूपांतरण। अब सर ये कैसे? अगर आप बेटा हीरे को कई दिन तक रखने लगते हो, कई साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, तो उसके बाद में इसका धीरे धीरे किसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में। ऐसे नहीं कि सर हीरा पड़ा था घर पे 10 दिन बाद देखा आज होगा ग्रेफाइट में, नहीं सर आज होगा, ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम लेके जाता है। तो दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि हीरे का ग्रेफाइट में रूपांतरण। थर्ड अगर अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं सर चट्टानों का अवक्षेप, चट्टानों का अवक्षेप मतलब चट्टानों का क्षरण। ये भी ऐसे नहीं कि सर एक दिन में होने वाली प्रोसेस है। तीसरी अगर अपन बात करें, लास्ट जो इसका एग्जांपल आता है वो आता है जैव ईंधनों का बनना। क्या बनना? जैव ईंधनों का बनना, मतलब जैव ईंधन का फॉर्मेशन होता है, वो भी ऐसे नहीं है कि सब नॉर्मल बन जाए, उसके लिए भी क्या लगता है? टाइम लगता है, धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया होती है। इसे नहीं कि सर जैव ईंधन हमने डाले और वो फटाफट जैव ईंधन बनना स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी क्या लगता है? टाइम लगता है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं तो वो अपन बोलते हैं कि सर हाँ, इसमें एक बात तो नोट कर, क्या आपने पहली जो पढ़ी थी तीव्र अभिक्रियाएं, उसमें क्या बोला आपने? उसमें बोला सर उन अभिक्रिया का उपयोग हम केमिकल काइनेटिक्स की दृष्टि से उपयोगी नहीं मानते उनको। सेम यही है, आप इसको वेग का निर्धारण करने बैठोगे तो सर 5 ऐसे मानो कि एक अभिक्रिया वो 5 साल से संपन्न होगी, सपोज देख लो आप 5 साल तक उसके ऐसे लगा के बैठे रहोगे तो आज हो जाएगी संपन्न सर, नहीं सर आज होगी संपन्न, ऐसे नहीं। तो अपन इन अभिक्रियाओं में जो वेग परिवर्तन या मापन योग्य वेग परिवर्तन होता है उनके लिए हम इन अभिक्रियाओं को उपयोगी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनको संपन्न होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, उनके लिए अपने को प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कैसे क्या चेंज हो रहा है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट भी अपनी जो आती है वो आती है मंद या मध्यम अभिक्रिया। क्या आती है? मंद अभिक्रिया या मध्यम अभिक्रिया। अब मंद या मध्यम अभिक्रिया क्या? ये बड़े काम की है, बड़ा काम होता है अपने केमिकल काइनेटिक्स में, सबसे ज्यादा काम में यही देने वाले, यही अभिक्रिया हमारे काम आएगी। तो आप सुनो इसकी क्या कि सर वे अभिक्रिया जिनमें मापन योग्य परिवर्तन, या आप बोल सकते हो सर वे अभिक्रियाएं जिनमें कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर मापन योग्य जो परिवर्तन होता है उसके अंदर एक लिमिट टाइम रहता है कि इतने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, या अपन उसको बोल सकते हैं उसका मापन हम कर सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? मध्यम या मंद अभिक्रिया। और मध्यम या मंद अभिक्रियाएं होती है, इन्हीं अभिक्रियाओं का उपयोग अपन किसमें लेते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में लेते हैं। तो अब आपको मैं ये बोलता हूं कि सर इसके उदाहरण की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? उदाहरण। तो उदाहरण में अगर अपन बोलते हैं तो उदाहरण आता है हमारे पास, सबसे पहला आता है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन,
एस्टर का जल अपघटन। अब सबसे पहले तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टर। अब आपको मैंने क्लास में एक चीज बताई थी कि सर हमारे पास ये ऐसा ग्रुप होता है, एक हमारे पास ऐसा ग्रुप होता है, एक सर हमारे पास ऐसा ग्रुप होता है, एक सर हमारे पास ऐसा ग्रुप होता है। क्या बोलते हो? पहला सिंपल से पहले तो ये जानो कि सर ये ग्रुप कौन सा है, ये बात पता होनी चाहिए। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? कार्बोनिल समूह। अब यहां पे जब एक वैलेंसी तो किसी एल्किल समूह से, आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्किल से। तो एक वैलेंसी तो इस कार्बन की किससे हो रही है? एल्किल समूह से। दूसरी वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से पूरी हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। दूसरी अगर बात करें, अगर दोनों ही वैलेंसी अगर आर से कंप्लीट होती है तो उसको अपन बोलते हैं कीटोन। अगर ये हमारे पास क्या बोलते हैं सर, ये कार्बोनिल समूह, इसकी एक वैलेंसी तो किससे? एल्किल समूह से, और इसकी दूसरी वैलेंसी ऑक्सीजन से। किससे बोल रहा हूं? ऑक्सीजन से। लेकिन इस ऑक्सीजन की वैलेंसी या ये ऑक्सीजन आगे अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, समझे इस बात की? और इसको अपन बोलते हैं एस्टर। इस एच की जगह अगर आर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टर। तो हमें ये बेसिक नॉलेज है हमारा, थोड़ा सा ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, एस्टर का क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि सर एस्टर का जल अपघटन, यहाँ पे एस्टर का जल अपघटन करा रहे तो हमें पता कि सर एस्टर का फॉर्मूला ये होता है। अब एस्टर का फॉर्मूला ये होता है तो बेटा जी इस पे ध्यान देना। मैं ये लिख रहा हूं कि सर मेरे पास अगर एग्जांपल ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, मतलब यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे अगर सर ये R एक तो क्या है CH3, दूसरा R क्या है सर, पहला मेथिल था तो दूसरा R क्या ले रखा हमने यहाँ पे, जिसका नाम क्या होता है? वैसे अगर अपन इसको बोलते हैं नॉर्मल तो इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? लेकिन सर इसका अगर प्रॉपर अपन IPSC के अकॉर्डिंग अगर इसका नाम बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं? इसका कॉमन नेम के अकॉर्डिंग बोलते हो, इसका नाम क्या होगा? देखो ये हमारे पास क्या है? एथिल। ये भी क्या है सर? एथिल। लेकिन ये ग्रुप एक तो लिखा है एथिल और ये पूरा इसके एक लगाते हैं तो क्या नाम हो जाता है? इसका नाम होता है, वैसे अगर एस्टर का नाम इसका बोले तो अपन बोलते हैं एथिल एथेनोएट। क्या नाम होता है? एथिल एथेनोएट। ये एथिल ग्रुप था, ये एथा मेथ एक, और इसके जो एस्टर के लिए लगाते हैं वो लगाते हैं अपन ओएट, एथिल एथेनोएट। ठीक है, अब अगर अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, तो क्या होगा? ध्यान देना, यहां से अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो ये Na+O तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na+ या Na आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? तो क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास सर ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? C2H5O। इसको आप क्या बोलते हो? एथेनॉल। दूसरा आप इसको क्या बोलते हो? इसको आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। क्या नाम देते हैं उसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर मंद विक्रिया होती है उसमें अपन बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन, और एस्टर के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण तथा हमारे पास एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब अपन अगर नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करें तो अपन देखते हैं इच्छु शर्करा का प्रतीकरण। अब सर ये इच्छु शर्करा क्या होती है समझना।
इच्छु शर्करा का प्रतिपन। अब समझो हमारे पास ये होती है इच्छु शर्करा, अगर अपन इसका प्रतिपन करें तो क्या होगा, हमें प्राप्त होती है यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या प्राप्त होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये भी क्या होता है, इसका एक एग्जांपल होता है। ये कौन सा एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 7। थर्ड एग्जांपल की अगर अपन बात तो अपन बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करवाते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2 का क्या बोलते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर अपन इसके 2 मोल लेते हैं और इसका विघटन करवा देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, H2O प्लस क्या प्राप्त होता है, H2O प्लस O। तो यहाँ पे कितने H2O, 2 मोल ऑफ H2O, और ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, H2O प्लस O2, तो 2 और 1 3। तो इसके लिए अपन बोलते हैं 2 दूनी 4। सही, 2 मोल ऑफ H2O का। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अपन बोलते हैं सर डाई नाइट्रोजन, या अपन बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जलीय विघटन। डाई नाइट्रोजन या तापीय विघटन ज्यादा वर्ड यूज में लिया जाता है इसका, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय विघटन। अब अपन इसका तापीय विघटन करते हैं किसका, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, मतलब डाई नाइट्रोजन मतलब N2, पेंटाऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितने 5 के लिए क्या वर्ड यूज मिल गया, पेंटा, 2 के लिए डाई, नाम क्या हो गया, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। जब अपन इसका तापीय विघटन करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होती है सर NO2 प्लस O2। क्या प्राप्त होती है, NO2 प्लस O2। तो ये हमें क्या होती है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के तापीय विघटन से हमें NO2 प्राप्त होता है। अब देखो हमें क्या बोला कि सर इस अभिक्रिया का उपयोग अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में किया जाता है, या अभिक्रिया के केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो अपन इस क्या पढ़ा अभी तक, अपन ने इसको पढ़ा कि सर केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का मेन क्या है, केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कि सर केमिकल काइनेटिक्स में वेग के आधार पर 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली अभिक्रिया होती है अति तीव्र अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया, दूसरी होती है अति मंद अभिक्रिया, और तीसरी होती है मध्यम या मंद अभिक्रिया। और इन सभी के हमने देखे एग्जांपल। स्टूडेंट नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है इस चैप्टर में आता है अभिक्रिया का वेग। तो अपन पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग, अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे सर वेग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे अभिक्रिया के वेग। तो अपन बोलते हैं कि सर इकाई समय या एकांक समय, क्या बोल रहा हूं, इकाई या समय। अब समझने चीज क्या बोल रहा हूं, इस चीज को आराम से समझने की कोशिश करें कि सर किसी भी अभिक्रिया के अंदर इकाई समय या एकांक समय के अंदर उस अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग। तो आप परिभाषा क्या बोल सकते हो कि सर इकाई या एकांक समय में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अगर हम इस अभिक्रिया के वेग को इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अपन क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया वेग बराबर क्या बोल सकते हैं,
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में कितना समय लगा। कि जैसे अपन बोलते हैं कि सर कोई हमारे पास एक अभिक्रिया थी, वो अभिक्रिया प्रारंभ में इतनी थी और लास्ट में जाके इतनी हो गई, तो उसका प्रारंभिक और अंतिम जो परिवर्तन निकला, मतलब कि अंतिम माइनस प्रारंभिक से उसका आप परिवर्तन निकालते हो, तो आप क्या बोलते हो कि सर किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक व क्या बोलूं अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन उस परिवर्तन में कितना टाइम लगता है। कि ये सर अभिक्रिया थी, उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन में हमारे पास कितना टाइम हमने काउंट किया है, तो परिवर्तन में लगा समय। अब समझो इस चीज, यहाँ पे मैं तो साइन यूज में ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ प्लस और एक ले रहा हूँ माइनस, दो वर्ड यूज में। इस चीज को मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा कि सर ये प्लस माइनस वर्ड यूज में कैसे। अब आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ये अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया वेग। और क्या मैं इस अभिक्रिया वेग को ऐसे लिख सकता हूँ, सर ये प्लस माइनस साइन बताई तो बताता हूँ अभी, जैसे एक फॉर्मूला देखो उसके बाद में साइन का जो कंफ्यूजन है ये दूर करता हूँ मैं आपका। तो ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अब सांद्रता में परिवर्तन डेल सी लिख सकता हूँ, सांद्रता को किससे बड़े कोष्ठक लिखते हो, सी का मतलब कंसंट्रेशन, अपॉन क्या लिख सकते हो, डेल टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो क्या मैं अभिक्रिया के वेग को ऐसे लिख सकता हूं कि सर अभिक्रिया का वेग कोई भी अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में कितना टाइम लगा। तो अब आप बोल सकते हो सर इस प्रकार से इसको डिनोट किया जा सकता है। अब आ जाओ अपने पॉइंट, क्या सर प्लस माइनस का मतलब तो प्लस माइनस होता है। अपन बोलते हैं कि सर हमारे पास कोई भी एक अभिक्रिया, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि सर एक अभिक्रिया है उसमें रिएक्टेंट होता है, वो किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे क्या कि सर प्रारंभ में जब अभिक्रिया की शुरुआत होती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है अभिक्रिया का, रिएक्शन का किसी का भी, तो उसके अंदर इसकी मात्रा अभिकारक की मात्रा क्या रहती है, मैक्सिमम। मतलब उस कंडीशन में क्रियाकारक या अभिकारक क्या बोलते हो, अभिकारक क्या होता है ज्यादा और उत्पाद क्या होता है कम। कहां, जब समय बराबर क्या हो, टाइम बराबर 0 हो, मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि सर अभिकारक ज्यादा और उत्पाद क्या होते हैं कम। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अभिकारकों की संख्या में तो क्या होती है कमी और उत्पाद की संख्या में क्या होती है बढ़ती। तो अपन इस चीज को समझो कि सर शुरुआत के अंदर तो जो अभिकारक का रिएक्टेंट था वो मैक्सिमम था, लेकिन जो प्रोडक्ट था वो था मिनिमम। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे गई या फॉरवर्ड जो भी रिएक्शन हो रही है आगे जा रही है, तो उस टाइम पे क्या हुआ सर, रिएक्टेंट की मात्रा कम हुई, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ गई। तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, अभिकारक था ज्यादा मात्रा से कम क्यों जा रहा है, मतलब उसमें कमी हो रही है। तो हमेशा हम अभिकारक के लिए कौन सा साइन यूज में लेंगे, माइनस साइन यूज में लेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको ये माइनस साइन लिखा हुआ है, तो इस माइनस साइन का मतलब क्या है, अभिकारक, यानी अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। दूसरी बात करते हैं कि सर उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होती है, तो उस टाइम पे हमारे पास में साइन आता है, मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाती है, और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती है तो उसके लिए साइन तो यूज में लेंगे, वो क्या लेंगे हम, प्लस साइन यूज करते हैं। तो अब आपके दिमाग से ये क्वेश्चन दूर हुआ कि सर प्लस माइनस का मतलब, प्लस साइन तो किसके लिए लोगे, उत्पाद के लिए, माइनस साइन किसके लिए लोगे, अभिकारक के लिए। अब हम इसको एक सामान्य अभिक्रिया से एक एग्जांपल से आपको इसको पूरी जानकारी देता हूं, तो समझना कि सर हमारे पास कोई भी एक सामान्य अभिक्रिया, ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना। सुनो
क्या होता कि सर हमारे पास एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया, और उस सामान्य अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि सर ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट जो चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट। ये हमारे पास है अभिकारक, तो इसको P से किसको डिनोट करते हैं अपन, उत्पाद। अब समझना इस चीज, बड़े काम की चीजें यहां से। आपको मैं ये बोलूं कि T1 समय पर, क्या बोलूं, T1 समय पर अभिकारक क्या होगा, R1, और उत्पाद क्या होगा, P1। यही तो होता है। और T2 समय पे क्या होगा, अभिकारक क्या हो जाएगा, R2, उत्पाद क्या हो जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप डेल्टी निकाल रहे हो, वो डेल्टी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो डेल्टी बराबर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मैं डेल आर की बात करूं कि इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ वो किस प्रकार से हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सर R2 माइनस R1। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे। इसी प्रकार से डेल भी निकालोगे तो क्या बोलोगे, सर P2 किसका, P1। समझे इस चीज, अरे समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, हमारे पास एक सामान्य अभिक्रिया थी, उस सामान्य अभिक्रिया में हमने क्या किया, अभिकारक उत्पाद थे, T1 समय पर अभिकारकों की सांद्रता क्या है, R1, उत्पाद की सांद्रता क्या है, T1, T2 समय पर अभिकारकों की सांद्रता क्या है, R2, उत्पाद की सांद्रता क्या है, P2। अगर अपन बोलते हैं कि सर डेल P निकालना है तो कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। इसी प्रकार से डेल R निकालना है तो क्या निकालेंगे, R2 माइनस R1। डेल P निकालना है तो क्या निकालेंगे, P2 माइनस P। अब ध्यान देना, अगर अपन बोलें कि सर अभिक्रिया वेग, और यहाँ पे हम अभिक्रिया वेग होगा वो अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के, तो जब अपन इन दोनों का अभिक्रिया का वेग होगा वो अलग अलग निकालेंगे, तो आप सोचो अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर, और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि, तो अपन क्या बोलेंगे, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। तो अपन सबसे पहले बात करें किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो क्या बोलोगे, अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर। और कमी की दर कैसे निकालोगे, सोचो आप, ऊपर क्या लिखते हो, सांद्रता में परिवर्तन, या बोल सकते हो सांद्रता में कमी किसकी, अभिकारक की, और नीचे क्या लिखते हो, टाइम, परिवर्तन में लगा समय। तो आप यहाँ पे अभिक्रिया वेग लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया वेग लिखोगे तो क्या लिखोगे कि सर अभिकारक की सांद्रता में कमी, क्या, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अपॉन में क्या लिखोगे, कमी में, मतलब जो कमी हुई है उस कमी में टाइम कितना लगा है, तो कमी में लगा समय, ठीक है। अब देखो इसके लिए साइन क्या यूज में लोगे, अभी बताया था अपन अभिकारक के लिए साइन यूज में लेते हैं, वो लेते हैं माइनस, क्या साइन यूज लेते हैं। तो अब आप अभिक्रिया का वेग क्या इस प्रकार से देख सकते हो, क्या मैं इस अभिक्रिया के वेग को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस सी बाई डेल सी बाई डेल टी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्या मैं अभिक्रिया के वेग को ऐसे लिख सकता हूं बेटा जी। अभी आपको ये सारा हमने एक जनरल तरीके से देखा था, वही चीज कर रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं सांद्रता, रिएक्टेंट के लिए, क्रियाकारक के लिए, अभिकारक के लिए, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल आर बाई डेल टी। अरे अपन लिख सकते हैं इसे। अब आप बताओ यहाँ पे आर क्या है, यानी आप डेल आर कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो? आप निकालोगे सर R2 माइनस R1। अरे निकालोगे कि नहीं? डेल टी कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1 निकालो। तो क्या लगा सकते हो आप यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यानी हमारे पास जो नया वेग आएगा वो क्या आएगा, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आया कि सर किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की दर है वो क्या है, माइनस डेल R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे जो ये माइनस साइन है वो किसको बताता है, माइनस साइन का यहाँ पे अर्थ है यानी नेगेटिव चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, वो हमें क्या बताता है कि सर किसी भी अभिक्रिया के अंदर समय के साथ साथ क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित कर रहा है कि अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की सांद्रता होती है वो समय के साथ साथ क्या होती है, घटती जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर निकाली। दूसरी अगर अपन बात करें किसकी, इसको मिटा दो, नोट कर लो और मिटा दो, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं किस, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। किसकी बात करते हैं, उत्पाद में सांद्रता में वृद्धि की दर। अब आप एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो। अगर आपको मैं ये बोलूं उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, तो क्या लिखोगे, सोचो एक बार, क्या बोल रहा हूं, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। क्या लिख सकते हो, किस तरह अभिक्रिया वेग अगर अपन लिखें तो क्या लिखेंगे, सर सबसे पहला तो साइन, क्या किसके लिए काम में ले रहे हैं, उत्पाद के लिए, साइन क्या आएगा, प्लस, ठीक है। क्या लिखोगे, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपोन में क्या आ जाएगा, वृद्धि में लगा समय, तो क्या लिखोगे, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपोन वृद्धि में लगा समय। अब आपको क्या करना है वो देखो। सबसे पहला काम अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, प्लस उत्पाद की सांद्रता डेल सी बाई डेल टी। यहाँ पे डेल सी बाई डेल टी को किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस डेल पी। यहाँ पे आर मत कर देना, आर क्यों किया था पहले हमने, वो रिएक्टेंट के लिए था, ये पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा पी, अपोन में क्या आ जाएगा डेल। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डेल पी क्या होता है, P2 माइनस P1, और डेल टी क्या होता है, T2 माइनस T1। फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू पुट करें तो अभिक्रिया का वेग निकल के आएगा, हमारे पास क्या आएगा, अभिक्रिया वेग क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T। तो या और साइन मत भूल जाना, साइन क्या आएगा, प्लस। अब आपको एक बार क्वेश्चन बताता हूं, एक बार आया था अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कि किसी भी अभिक्रिया के वेग के अंदर धनात्मक चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है, या धनात्मक चिन्ह का अर्थ क्या, तो आप क्या बोलोगे कि सर धनात्मक चिन्ह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ में क्या होती है, वृद्धि होती है, उस वृद्धि को क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये धनात्मक साइन बता रहा है। अगर नेगेटिव साइन के लिए पूछता तो किसके लिए लगाते हम कि सर अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, समय के साथ कमी हो रही है। और अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इकाई समय या एकांक समय के अंदर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है,
अभिक्रिया का वेग कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, क्या कि सर अगर हम एक दोनों के लिए, किन दोनों के लिए? अभिकारक के लिए और उत्पाद के लिए अभिक्रिया के वेग का जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र लिखिए तो क्या लिख सकते हैं? सामान्य सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो देखो ये हम लिख सकते हैं कि सर ये हमारे पास अभिक्रिया वेग है और ये अभिक्रिया वेग में अगर अपन बोले कि सर माइनस डेल आर बाई डेल टी बराबर में, यानी इसका वेग इसके बराबर में अगर अपन बोले किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, डेल पी बाई डेल टी। ठीक है, तो ये दोनों हमें क्या बताता है? ये अभिक्रिया किसी भी एक सामान्य अभिक्रिया के अंदर वेग के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये हमारे पास था कि सर अभिक्रिया के वेग को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब आपसे अगर अपन बात करें इनके ग्राफ की, अब अपन इनका देखते हैं सर इनका ग्राफीय निरूपण कैसे होता है। तो अब सोचो, आपको ग्राफ बताता हूं कि सर इनका ग्राफीय निरूपण हम किस प्रकार से बता सकते हैं किसी भी अभिक्रिया को। तो देखो, तो ये ग्राफीय निरूपण कैसे देखेंगे, समझना है चीज। इस ग्राफीय निरूपण को अपन बोलेंगे कि सर सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ। किसके मध्य? सांद्रता व समय के मध्य। और सांद्रता किस किस की? सांद्रता के लिए अपन बोलेंगे सर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता। किस किस की? अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता। अब सर ये हम अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता की अगर बात करें ग्राफ की बात करें तो सिंपल सा है, ग्राफ बना के दिखाता हूं। ध्यान दो, अगर मैं ये बोलूं कि इधर में ले लेता हूं अभिकारक की सांद्रता। किसकी सांद्रता? अभिकारक की सांद्रता। और यहां पे मैं ले लेता हूं समय। दूसरा ग्राफ अपन देखो, दो ग्राफ है साथ साथ में आएंगे, इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं ले लेता हूं उत्पाद की सांद्रता, अपोन में क्या ले लेते हैं बेटा? इसके y एक्सिस पे समय। तो ये अपन बोलते हैं। अब देखो ध्यान दो, ये x एक्सिस y एक्सिस दोनों लेके देखते हैं। अब उसके अंदर देखो, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं अपन कि सर कोई भी अभिक्रिया और उस अभिक्रिया के अंदर शुरुआत के अंदर हमारे पास अभिकारकों की सांद्रता होती है, वो क्या रहती है? अधिकतम। तो मान लो ये इसकी अधिकतम सांद्रता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इनिशियल टाइम, मतलब प्रारंभिक टेम्परेचर ताप के ऊपर, प्रारंभिक ताप समय के ऊपर क्या होती है? इस अभिक्रिया के अंदर, कोई भी अभिक्रिया ले लो, उस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक की सांद्रता होती है वो अधिकतम होती है। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया होती है इसकी सांद्रता होती है वो समय के साथ घटती जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? समय के साथ क्या होती है? घटती जाती है। दूसरी बात करें इधर, उत्पाद की सांद्रता क्या रहती है? मिनिमम। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। समझ रहे? मैंने पहली बात तो क्या बोली कि सर कोई भी अभिक्रिया है उसका ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण हम किसके बीच में कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता व समय के बीच में इसका ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं। और ग्राफीय निरूपण करने का मतलब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि सर अभिकारक और उत्पाद दोनों की बात करेंगे। और अभिकारक और उत्पाद दोनों की बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि सर कोई भी अगर अपन अभिक्रिया की बात करें और उस अभिक्रिया में प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता मैक्सिमम, उत्पाद की सांद्रता मिनिमम, तो अभिकारक की सांद्रता अधिकतम है। तो समय के साथ साथ ये सांद्रता क्या होती है? घटती जाती है। लेकिन उत्पाद की सांद्रता होती है वो प्रारंभ में तो मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, मतलब 0। लेकिन समय के साथ साथ ये क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, अब मैं आपके सामने इन दोनों को मिक्स में ग्राफ बनाएंगे। दोनों का क्या करें? मिक्स में अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? इधर ध्यान देना,
इधर ध्यान देना, ये हमारे पास ग्राफ बनाना चाहे तो अपन इधर में सिंपल सा वर्ड ले लेता हूं सांद्रता, सिंपल सा वर्ड सांद्रता, इधर में ले लेता हूं समय। सर सांद्रता क्यों ली है? तो देख अपन ये बोले कि सर अभिकारक और उत्पाद दोनों के लिए बात कर रहे हैं, तो अभिकारक और उत्पाद दोनों का मिक्स में ग्राफ बना रहे हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किसके लिए है अभिकारक, यहाँ पे क्या है उत्पाद। तो प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता अधिकतम, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है ये घटता जाता है। लेकिन प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता मिनिमम, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। अरे बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता? तो अपन क्या बोलते हैं कि सर ये ग्राफ है वो तो किसके लिए है, अभिकारक के लिए। ये किसके लिए है, उत्पाद के लिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आया ये ग्राफ समझ में? अरे इसको काटे, यहां नहीं, सिंपल सा काम किया और कुछ नहीं है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर किसी भी अभिक्रिया के अंदर प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता होती है वो मैक्सिमम यानी अधिकतम होती है, और उत्पाद की सांद्रता होती है वो मिनिमम होती है। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता में तो क्या होती है बढ़ोतरी, और अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है। तो हमने अभी देखा कि ग्राफ क्या क्या थे। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि सर समय के साथ अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग का ग्राफीय आरेख, मतलब आप क्या समझे यहां से हम समझे कि सर अगर अपन बात करें आरेख की, किसकी बात करें, आरेख, और किस किस के, अभिक्रिया का वेग और समय। अपन ने यहां पे लिया समय और इधर हमने लिख दिया अभिक्रिया वेग। तो समझो इस चीज, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य चैप्टर पढ़ा है, और उसमें हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, याद हो तो, कि सर अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता पे निर्भर करता है। किस नियम के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग वहीं से, किसके नियम के अकॉर्डिंग, गुलब्रेक्ट था बाटे के, यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार। क्या बोलते हैं सर, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम हमें बोलता है कि सर किसी भी अभिक्रिया, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो किस पे निर्भर करता है, अभिक्रिया वेग किस पे निर्भर करता है, अभिकारकों की सांद्रता पे। तो अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर करता है तो क्या होगा, ध्यान देना कि सर प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, अधिकतम, लेकिन समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया का वेग होता है, उस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, घटने लगता है। अब सर ये अभिक्रिया का वेग तो घटने लगता है, लेकिन सर क्या होता है कि यहाँ पे जब अभिक्रिया का वेग घटता है तो पहले क्या होता है, तेजी से घटता है, फिर धीरे घटता है, फिर ये आरेख होता है ये उपेक्षणीय हो जाता है, मतलब एक सीधी लाइन से हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है, निरंतर धीरे 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 चलता रहता है। ठीक, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर इस आरेख से हमें पॉइंट हमारे समझ में आ रहा है कि कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के अंदर प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता मैक्सिमम होती है, लेकिन समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है। तो ये अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो अभिकारकों की सांद्रता में अगर कमी होगी तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, और अभिक्रिया का वेग घटेगा तो वो पहले क्या होता है, तेजी से घटता है, फिर धीरे, और फिर एक उपेक्षणीय आरेख हमें प्राप्त होता है। और ये आरेख हमें क्या बता रहा है, इस आरेख से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, इस आरेख से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये आरेख होता है ये अनंत स्पर्शी होता है। क्या होता है, अनंत स्पर्शी आरेख हमें प्राप्त होता है, जो
हमें ये बात बताता है कि कोई भी अभिक्रिया होती है वो संपन्न होने के लिए अनंत समय लेती है। कोई भी अभिक्रिया है वो क्या होती है कि ये संपन्न होने के लिए, एकदम से कंप्लीट पूर्ण होने के लिए अनंत समय लेती है। तो इस आरेख से हमने यहां से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि सर समय के साथ अभिक्रिया के वेग, या आप बोल सकता है कि समय व अभिक्रिया के वेग के बीच में आरेख को समझाइए। तो आपको इसका पूरा जो इसकी थ्योरी है वो भी लिखनी पड़ेगी, इसका जो आरेख है वो भी बनाना पड़ेगा। तो आप इस चीज को समझें। अब अपन एक बात और बोलते हैं कि अभिक्रिया वेग की इकाई, क्या बोलते हैं? अभिक्रिया वेग की इकाई। तो देखो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है? अभिक्रिया वेग की अब आप मुझे ये बताओ अभिक्रिया वेग क्या होता है? सोचो, डेल सी बाई डेल टी। अरे क्या होता है? डेल सी बाई डेल टी होता है कि नहीं होता? और डेल सी बाई डेल टी यानी अपन इसके लिए साइन क्या यूज मिलेंगे? प्लस माइनस। प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डेल सी बाई डेल टी है। अब यहाँ पे आपको मैं ये बोलता हूं कि डेल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सांद्रता। डेल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समय। ठीक है, सांद्रता आप क्या बोलते हो? इकाई निकालने के लिए आपको निकालना है। सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर। अरे क्या होती है? मोल पर लीटर। समय किस में ले लेते हो आप? सेकेंड में। तो क्या आ जाएगी इसकी इकाई? यहां पे आपके सामने क्या आएगा? रिप्रेजेंट करोगे तो यहां पे देखो आप किस तरह हमारे पास डेल सी है, तो अभिक्रिया वेग क्या आ जाएगा? या अभिक्रिया वेग की इकाई क्या हो जाएगी? ध्यान समझना इस चीज को। सांद्रता ऊपर, तो सांद्रता के लिए क्या लिख रहे हैं? मोल पर लीटर लिख रहे हैं। नीचे क्या है? सेकंड, तो अपन ने ये लिखा सेकंड। तो अगर मैं ये बोलूं मोल पर लीटर है, इस मोल पर लीटर का ये लीटर अगर ऊपर चला जाए तो ये क्या आ जाएगा? लीटर इनवर्स होगा। अपोन में क्या आ गया सर? सेकंड। तो वेग की इकाई यानी अभिक्रिया वेग की इकाई क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स। और ये सेकंड अगर ऊपर लेके जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपकी बोर्ड एग्जाम में। क्या आया हुआ है कि अभिक्रिया वेग की इकाई लिखिए। तो क्या हो जाएगी अभिक्रिया वेग की इकाई? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और ये हमारे बहुत काम है, अभिक्रिया वेग की इकाई बहुत काम आने वाली है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अभिक्रिया वेग की इकाई कैसे निकालेंगे सर? सांद्रता अपॉन समय। सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर। समय को किसमें? सेकंड में। तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब एक बात फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो। क्या सबसे पहला आपने क्या पढ़ा? केमिकल काइनेटिक्स की आपने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या। दूसरी बात की सर ये इसकी परिभाषा। फिर हमने बोला कि सर वेग के आधार पर इनको तीन प्रकार से बांटा, इनके एग्जांपल्स किए। फिर हमने पढ़ा कि सर ये अभिक्रिया होती है, उसको अपन किस प्रकार से वेग के बारे में बताते हैं कि सर अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से निर्धारण होता है, कि सर ये डेल सी बाई डेल टी किस प्रकार से निकालते हैं। या अपन बोलते हैं कि सर इसकी अगर अपन बात करें कि परिवर्तन में लगा समय यानी अभिक्रिया वेग को अपन बोलते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। एकांक समय के अंदर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और उस परिवर्तन के आधार पर अपन बोलते हैं कि सर दोनों प्रकार से देखें अपन कि सर अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। फिर हमने देखा कि सर किस प्रकार से हम आरेख बनाते हैं। फिर आरेख के बाद में हमने देखा इसे वेग की इकाई। तो अब देखो यहां से आपकी सबसे मेन चीज बताने वाला हूं, वो है यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने पहले बताया था, या तो आपको ये पूछ सकता है कि सर ये प्लस माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
या जो बेसिक नॉलेज था ना कि सर हम किसी अभिक्रिया का वेग होता है, उस वेग को किस प्रकार से डिफाइन करके लिखते हैं, किस प्रकार की उसकी सांद्रता है, किस प्रकार से उसका टाइम है, उसमें परिवर्तन की दर क्या निकाली हमने, वो इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपके टॉपिक में काम आएगा सभी में। दूसरा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया वेग की इकाई। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वेग के प्रकार, और वेग के प्रकार में हम 3 प्रकार के वेग पढ़ेंगे, आरंभिक, तात्क्षणिक और अपन बोल सकते हैं औसत। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे औसत वेग, दूसरा अपन पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग और तीसरा पढ़ेंगे आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग। और हाँ, कल की क्लास में आपको इस चैप्टर का मेन जो सारांश होगा तो आगे आपके काम आएगा, वो आएगा इससे न्यूमेरिकल करेंगे कल की क्लास में, और बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा